हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 22nd मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल्स में हमने कई चीजें जानी। हमने इटली, जर्मनी, ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बारे में जाना। साथ ही विजुअलाइजिंग द नेशन इस टॉपिक को भी हमने कवर किया। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम जानेंगे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, नेशनलिज्म ये टर्म तो आपको पता ही है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर ही बेस्ड था। और अब हम चैप्टर के लास्ट पड़ाव में आ गए हैं और इसीलिए जान रहे हैं कि नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म ये दोनों टर्म्स क्या हैं और यूरोप में किस तरह से इन टर्म्स को लिया गया, देखा गया, उसी पर अब हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेशनलिज्म तो आपको पता ही है, देश के लिए प्यार, देश के प्रति प्यार, इस फीलिंग को नेशनलिज्म कहते हैं। जब किसी को अपना नेशन सबसे ऊपर लगता है, सबसे अच्छा लगता है, इस तरह के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं देश के साथ, और ऐसी फीलिंग्स को, ऐसे सेंटिमेंट्स को ही नेशनलिज्म का नाम दिया जाता है। तो नेशनलिज्म तो बहुत क्लियर है, राइट? अब इंपीरियलिज्म ये क्या है? तो इंपीरियलिज्म का मतलब जानते हैं। फ्रेंड्स, इंपीरियलिज्म का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री या कंट्रीज को पूरी तरह कंट्रोल कर लेती है। ऐसे सिस्टम को इंपीरियलिज्म कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेशनलिज्म बहुत ही अलग चीज है और इंपीरियलिज्म बहुत ज्यादा डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, नेशनलिज्म की फीलिंग में एक पर्सन को लगेगा कि भाई मेरा नेशन सबसे ऊपर है और मेरा नेशन सबसे प्यारा है। ये नेशनलिज्म की फीलिंग है, अपने देश से प्यार करना, उसको सबसे ऊपर रखना, सर्वोपरि रखना। और इंपीरियलिज्म ऑन द अदर हैंड ये हो गया कि मेरा ही नेशन सबसे अच्छा है, मेरा ही नेशन सबसे पावरफुल है। तो ये बहुत ही थिन लाइन है नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म में। समझ आया? तो फ्रेंड्स, अभी तक इस चैप्टर में हम नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म पढ़ रहे थे। तो फिर ये इंपीरियलिज्म इसमें कहां से आ गया, यही जानेंगे हम इस टॉपिक में। फ्रेंड्स, एक्चुअली होता ये है कि जब नेशंस इंडिपेंडेंट और पावरफुल बन जाते हैं तो वो दूसरे नेशंस को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और अधिकतर ये देखा जाता है। हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है ना? तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो नेशंस इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, पावरफुल बन जाते हैं, वो अब और ज्यादा पावरफुल और वेल्दी बनना चाहते हैं। उनको लालच होता है और ज्यादा पावरफुल बनने का, और ज्यादा रिच बनने का, और ज्यादा रिसोर्सेज पाना चाहते हैं। इसी वजह से जब नेशंस इंडिपेंडेंट और पावरफुल बन जाते हैं तो वो दूसरे नेशंस को डोमिनेट करने की कोशिश करने लगते हैं। फ्रेंड्स, पहले जब नेशंस को इंडिपेंडेंट बनना होता है, नेशन स्टेट बनना होता है, तो वहां के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स जगती हैं, होती हैं, और वो यूनाइटेड स्ट्रगल करते हैं, मिलकर स्ट्रगल करते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट और पावरफुल होने के बाद ये शिफ्ट आ जाता है नेशनलिज्म से इंपीरियलिज्म की तरफ, है ना? थिंकिंग में, सोच में ये चेंज आ जाता है और नेशंस जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, वेल्दी हो जाते हैं, तो वो इंपीरियलिज्म की ओर बढ़ने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा है कि कैसे ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बना, है ना? तो उस टाइम पर ब्रिटेन के लोगों में किस तरह के सेंटिमेंट्स थे? नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स थे। सब यूनाइट होना चाहते थे, कॉमन आइडेंटिटी शेयर करना चाहते थे। पर जैसे कि हम जानते ही हैं कि ब्रिटिश इंडिया आए
और उन्होंने यहाँ अपनी इंपीरियल फोर्सेस, इंपीरियल टेंडेंसी से फ्रेंड्स 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक आते आते नेशनलिस्ट ग्रुप्स एक दूसरे के लिए बहुत इनटॉलरेंट होते गए। यानी अब वो एक दूसरे के आइडियाज बिल्कुल एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे और एक दूसरे से वॉर करने यानी लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी भी स्टेट के नेशन स्टेट बनने से पहले वहाँ कई अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग रहते थे, जिनके कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स सब अलग अलग थे, जैसे आपने हैब्सबर्ग एम्पायर में देखा था। तो इस पीरियड में ये अलग अलग नेशनलिस्ट ग्रुप्स आपस में लड़ने लगे। अब इस लड़ाई का फायदा उठाया यूरोपियन पावर्स ने और अपने इंपीरियलिस्ट एम्स को पूरा करने के लिए यूरोप के सब्जेक्ट पीपल के नेशनलिस्ट फीलिंग्स का इस्तेमाल किया। सब्जेक्ट पीपल यानी वो लोग जो किसी के अधीन हो, यानी इंडिपेंडेंट ना हो। तो इस पीरियड में ये अलग अलग नेशनलिस्ट ग्रुप्स आपस में लड़ने लगे और इस लड़ाई का फायदा उठाया यूरोपियन पावर्स ने और अपने इंपीरियलिस्ट एम्स को पूरा करने के लिए यूरोप के सब्जेक्ट पीपल के नेशनलिस्ट फीलिंग्स का उन्होंने इस्तेमाल किया। फ्रेंड्स, जब जब ये नेशनलिस्ट ग्रुप्स लड़े, बाकी यूरोपियन पावर्स ने उन्हें कॉलोनाइज किया। कैसे? ये हम समझेंगे बाल्कन्स रीजन की स्टडी से। तो फ्रेंड्स, 1871 के बाद यूरोप में जो सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन का सोर्स बना वो था बाल्कन्स। जी हाँ, 1871 के बाद यूरोप में जो सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन का सोर्स बना वो था बाल्कन्स। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आ सकता है इस पर। फ्रेंड्स, बाल्कन्स में ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन बहुत ज्यादा थी। यानी इस रीजन में ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस के अलावा कई अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशंस के लोग थे। फ्रेंड्स, इस रीजन में मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो इंक्लूडेड थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रहने वाले लोगों को स्लेव्स कहा जाता था। बाल्कन्स का एक लार्ज पार्ट ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ऑटोमन एम्पायर तो आपने पढ़ा ही है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे बाल्कन्स में रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडियाज फैले, इन अलग अलग ग्रुप्स ने इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की, जिससे ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ और इस सिचुएशन ने बाल्कन्स को बहुत एक्सप्लोसिव या कहें कि बहुत अनस्टेबल बना दिया। तो बाल्कन रीजन में इतने सारे एरियाज थे, इतने सारे अलग अलग ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस थे। तो जैसे जैसे बाल्कन्स में रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडियाज फैलने लगे, इन अलग अलग ग्रुप्स ने इंडिपेंडेंट होने की कोशिश शुरू कर दी, जिससे ऑटोमन एम्पायर काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गया। यानी जैसा कि हमने देखा, बाल्कन्स एरिया में बहुत सारे रीजन शामिल थे और इन सभी के अपने अलग अलग ट्रेडिशंस थे, कल्चर थे। तो अब ये सभी ग्रुप्स इंडिपेंडेंट नेशंस बनना चाहते थे और इनके इस स्ट्रगल से ऑटोमन एम्पायर, जिसने इन्हें कंट्रोल किया हुआ था, वो ब्रेक होने लगा। फ्रेंड्स, पूरी 19th सेंचुरी ऑटोमन एम्पायर ने मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म्स यानी सुधार करके खुद को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, पर उससे उनको बहुत कम सक्सेस मिली। मतलब ये जो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि मॉडर्नाइजेशन ले आएंगे, इंटरनल रिफॉर्म्स करेंगे, सुधार लाएंगे, वो ज्यादा चली नहीं, उनको सक्सेस नहीं मिली। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर वीक होता गया, यूरोपियन नेशनैलिटीज
जो उनके अंडर थी, ऑटोमन एम्पायर के अंडर थी यूरोपियन नेशनैलिटीज, वो एक एक करके उनके कंट्रोल से निकल के इंडिपेंडेंट होती गई। फ्रेंड्स, बाल्कन्स के लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस और अपने पॉलिटिकल राइट्स क्लेम किए नेशनैलिटी के बेसिस पे। उन्होंने हिस्ट्री यूज करके ये प्रूव किया कि वो पहले इंडिपेंडेंट थे और फॉरेन पावर्स ने आकर उन्हें कंट्रोल किया, और इसीलिए इन नेशनैलिटीज ने स्ट्रगल किया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके स्ट्रगल से ही वो अपनी खोई हुई इंडिपेंडेंस वापस पा सकते थे। सो यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज broke away from its control and became independent. Balkan people, what did they do? They claimed their independence and political rights on the basis of what? Nationality. Plus, they used history to prove that they had once been independent and they struggled to win back their lost independence. तो फ्रेंड्स, ये नेशनैलिटीज जब अपनी इंडिपेंडेंस एजर्ट करने लगी तो बाल्कन्स में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया, क्योंकि इतने सारे लोग थे, इतने सारे अलग अलग रीजन्स थे। तो जब ये अलग अलग लोग अपनी इंडिपेंडेंस एजर्ट करने लगे, मांगने लगे, तो बाल्कन रीजन में, बाल्कन्स में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया। क्या था ये कॉन्फ्लिक्ट और इससे क्या रिजल्ट हुआ, ये हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने बाल्कन रीजन के बारे में समझा। हमने जाना कि 1871 के बाद यूरोप में जो सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन का सोर्स बना वो थे बाल्कन्स। बाल्कन्स में ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन बहुत ज्यादा थी। इस रीजन में मॉडर्न डे रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो इंक्लूडेड थे। यहाँ पर रहने वाले लोगों को स्लैव्स कहा जाता था। बाल्कन्स का एक लार्ज पार्ट ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे बाल्कन्स में रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग्स, आइडियाज फैलने लगी, इन अलग अलग ग्रुप्स ने इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की, जिससे ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ। और इस सिचुएशन ने बाल्कन्स को बहुत एक्सप्लोसिव बना दिया। बाल्कन्स के लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस और अपने पॉलिटिकल राइट्स क्लेम किए नेशनैलिटी के बेसिस पे, और इन नेशनैलिटीज ने स्ट्रगल किया क्योंकि वो अपनी खोई हुई इंडिपेंडेंस वापस पाना चाहते थे। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, द सोर्स ऑफ सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 was the Balkans. It was a region of geographical and ethnic variation. It included modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro. Its inhabitants were called Slavs. A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire. Friends, spread of ideas of romantic nationalism in the Balkans led to disintegration of the Ottoman Empire and made Balkans explosive. Friends, Balkan people claimed their independence and political rights on the basis of nationality. They struggled to win back their lost independence. और फ्रेंड्स, इस स्ट्रगल से क्या हुआ? बहुत ज्यादा बाल्कन्स में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। और ये कैसा कॉन्फ्लिक्ट था, क्या रिजल्ट हुआ, ये कब बताएंगे आपको? करेक्ट, नेक्स्ट मॉड्यूल में।